हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। IIT टीओ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे, उसी में आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो सीधे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस। ठीक है, जब किसी कंडक्टर में आपके पास करंट प्रवाहित होता है तो उसमें किस किस प्रकार के इफेक्ट जनरेट होते हैं। तो जनरली देखना कि किसी कंडक्टर में जब हम करंट प्रवाहित करते हैं तो आपके पास लगभग 40 प्रकार के आपके पास इफेक्ट जनरेट होते हैं। उस 40 प्रकार के इफेक्ट में आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में केवल 4 प्रकार के इफेक्ट या 4 प्रकार के प्रभाव आपके पास काम के हैं। पहला आपके पास होता है थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट या इसी को हम लोग जो है तापी प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में हीटर है, गीजर है जो काम करता है। उसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक मतलब विद्युत से हम लोग जो है चुंबक बना सकते हैं, विद्युत चुंबक की तरह काम करता है। तीसरा होता है आपके पास इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट कहने का मतलब होता है आपके पास प्रेरण प्रभाव होता है। और चौथा आपके पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट मतलब स्थिर विद्युत प्रभाव कहलाता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जो है आपके पास केमिकल इफेक्ट होता है। इसके अलावा जो है केमिकल इफेक्ट होता है, और केमिकल इफेक्ट ध्यान रखना ये बैटरी में होता है, इसको भी ध्यान पे रख लीजिएगा। ठीक है, केमिकल इफेक्ट जब उसमें हम लोग विलियन में जब हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। इसी को हम लोग आपके पास केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का अलग अलग टर्म्स इफेक्ट दिया है ना, तो ये भी इफेक्ट आप ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि थर्मल इफेक्ट होता है, अभी बताया, केमिकल भी होता है ये भी बताया, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये भी बताया, और ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, in the power measurement the 2 watt meter method the reading of 1 watt meter रीड 0। 2 वाट मीटर मेथड में 3 फेज मेजरमेंट करने के लिए 2 वाट मीटर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या बोला है कि 1 वाट मीटर का रीडिंग अगर 0 बता रहा है तो उसका पावर फैक्टर जो है कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। वो आपके पास फार्मूला है फाई इक्वल टू आपके पास जो है tan इनवर्स √3 ω1 माइनस ω2 डिवाइडेड बाय आपके पास ω1 प्लस आपके पास ω2 है। ये पावर फैक्टर एंगल निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अब ये बोला है कि 1 वाट मीटर का रीडिंग बता रहा है और दूसरा वाट मीटर का रीडिंग जो है आपके पास 0 बता रहा है, यही बोलना चाह रहा है ना, एक रीडिंग 0। तो इसको आप यहाँ पे आप पुटअप करोगे तो फाई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी tan इनवर्स √3। ठीक है, ये आपके पास ओमेगा हो गया, इसके स्थान पर तो मैं 0 लिखा और नीचे आपके पास ओमेगा, तो tan इनवर्स √3 बचेगा यहाँ पे। तो tan इनवर्स जो है √3 की जो वैल्यू होती है दोस्त, ये आपके पास जो है 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू 60 डिग्री आया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से आप देखोगे पावर फैक्टर पूछा गया है ना, एंगल देखिए आपको पावर फैक्टर, तो cos ऑफ फाई इक्वल टू कितना हो जाए cos 60, और cos 60 का जो मान है दोस्त होता है आपके पास 1/2। तो ये आपके पास क्या होगा 0.8 इसका पावर फैक्टर होगा। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है लैगिंग दिया है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं कि हमको वैल्यू से मतलब है, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल पॉइंट इन 3 फेज सिस्टम इज अर्थ फॉर। ठीक है, कि 3 फेज सिस्टम में जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको किस समय हम लोग अर्थ करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक की सुरक्षा के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं, याद रखना ना, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ नहीं करते। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लीकेज करेंट थ्रू द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट, इसके लिए भी हम लोग अर्थिंग केयर करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम द ओवर करंट इन केस ऑफ फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट के केस में या दुर्घटना की स्थिति में हम ओवर करंट को ग्राउंड करने के लिए, तो ये आपके पास राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाना था। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि हर चीज की जानकारी आपको हो, कई बार क्या होता है कि कई ऑप्शन गलत होता है, ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते चाहिए, आपको राइट आंसर मिल जाएगा, उसको एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स अपॉन। ट्रांसफॉर्मर का जो रेगुलेशन है वो आपके पास किस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना ये पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, पावर फैक्टर ऑफ लोड पर डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली मैं आपको बता दूं कि जैसे लैगिंग पावर फैक्टर में की बात करूं तो लैगिंग पावर फैक्टर में आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लीडिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन की जो वैल्यू है ये मिनिमम होती है। ठीक है, और यूनिटी पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जो है आप मैक्सिमम नहीं मान
सकते, एक मिनिमम नॉमिनल वैल्यू या मैक्सिमम ही मान सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर में ध्यान रखिएगा मैक्सिमम। और साथ ही साथ याद रखना पॉजिटिव होती है, लीडिंग पावर फैक्टर में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और आपके पास जीरो भी होता है, और इस केस में आपके पास पॉजिटिव होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि आपके पास जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कौन से पावर फैक्टर में होता है, तो ध्यान रखिएगा लीडिंग पावर फैक्टर। अब क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर किस पे डिपेंड करते हो, पावर फैक्टर के ऊपर, ठीक है, तो इसको ध्यान पे रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर कोर ऑफ द डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ। आर्मेचर जो कोर बनाया जाता है वो डीसी मशीन का वो किससे बना होता है, लेमिनेशन से, सॉलिड मटेरियल से, फोर्ज मटेरियल से, या एल्यूमिनियम मटेरियल से। तो उसमें जो है लेमिनेशन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना लेमिनेशन किया जाता है। और इस लेमिनेशन की जो मोटाई होता है उसका थिकनेस होता है 0.5 जो है आपके पास होता है किसके लिए, 50 हर्ट्ज के लिए, इसको ध्यान पे रखिएगा। और 0.35 होता है 60 हर्ट्ज के लिए, 0.35 होता है, ध्यान रखना, 60 हर्ट्ज के लिए। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब कभी भी बढ़ती है तो उसका थिकनेस घटता है। अब हमारे भारत में जो है 50 हर्ट्ज पर बनाया गया है, तो प्रत्येक लेमिनेशन की मोटाई जो है 0.5 होगी, ठीक है, इसको ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ मीटर आर यूज, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बोला गया है, मतलब यहाँ पर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया गया है। और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में दो तीन बातें आप ध्यान पे रखना, ये जो है आपके पास ओनली डीसी का, ओनली जो है डीसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करेगा। सेकेंड चीज है इसका जो स्केल है, इसका स्केल आपके पास लीनियर होता है, रेखी होता है, और लीनियर स्केल होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। कई बार पीएमसी से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो है अन्य प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की तुलना में किस प्रकार से अलग है, तो हाई एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पीएमसी जो है हाई एक्यूरेट आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, और किस पे वर्क करेगा, यहाँ पे एसी और डीसी के सेंस में पूछा गया है, तो फॉर मेजरमेंट ऑफ डीसी क्वांटिटी ओनली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर डीसी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टंगस्टन फिलामेंट लैंप आर फिल्ड विथ, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब में आपके पास कौन सी गैस जो है भरी होती है, तो इसमें आप ध्यान पे रखिएगा नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होगी, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस। इसको कैसे याद रखना है, तो घरों में जनरली जो बल्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, घर में कौन सा, एक टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यदि अगर देखा जाए तो आपके पास जो है ट्यूबलाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबलाइट को हम लोग टेक्निकल नाम जो है फ्लोरोसेंट लैंप हम लोग बोलते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जब कभी भी गैस की अगर बात आती है ना, तो आप जो है एक आर्गन गैस तो बिल्कुल लगाइएगा, ठीक है, आर्गन जो है आपके पास गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब टंगस्टन में बोला गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है बल्ब को ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। तो इस टंगस्टन फिलामेंट में आपके पास एक तो आर्गन गैस आएगा ही, तो साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस, वो महत्व जो है 10 से 15% होता है। फ्लोरोसेंट लैंप के अंतर्गत में एक तो आपको पास आर्गन गैस बताया, प्लस इसमें जो है मरकरी वेपर होते हैं, ध्यान रखना, मरकरी वेपर मतलब मरकरी धातु के वाष्प होते हैं। एक सोडियम वेपर लैंप भी आता है, सोडियम वेपर लैंप में सोडियम धातु के वाष्प रहेंगे और उसमें नियॉन गैस रहता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गैस रहेगा, आर्गन गैस। तो घरों में उपयोग करने वाले में जनरली आर्गन गैस है, तो आर्गन गैस के साथ आप राइट आंसर लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब बोला है कि दो रेजिस्टेंस जो है आपके पास 10 ओम का, ये कनेक्टेड इन पैरेलल बोला है, कनेक्टेड इन पैरेलल है, एंड दिस कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन द अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इन सीरीज, ठीक है। आपके पास ऐसे बोला कि आपके पास इस तरीके से दो रेजिस्टेंस जो है 10-10 ओम का दो रेजिस्टेंस जो है समानांतर क्रम में या पैरेलल में लगा हुआ है, इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का। अब इस पूरे का टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो इस दोनों का आप निकालोगे तो ये कैसे होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये आपके पास हो जाएगा 10, तो 5 + 10 मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 15 ओम इसका रेजिस्टेंस। ये सर्किट का क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल का, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 15 ओम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्सिलिन इंसुलेटर आर ग्लेज्ड विद, ग्लेज्ड मतलब होता है आपके पास चिकना सतह, है ना, इसको ग्लेज्ड मतलब होता है चिकना सतह। उसके चिकना सतह जो है पोर्सिलिन मटेरियल को क्यों बनाया जाता है, ठीक है। वाटर टू ग्लाइड डाउन इजिली, क्या वाटर जो है नीचे चला जाए, इंप्रूव, क्या इंप्रूव करना है इसको बताने के है, टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस एंड वाटर जो है वेपर, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन है गैस को अवशोषण को रोकने के लिए और वाटर वेपर के अवशोषण को रोकने के लिए, ठीक है। ये दोनों अगर गैसेस और वाटर वेपर वाष्प को अगर वो सोख लेना तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है। और ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका होता है 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, तो याद रखना 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब
1 सेंटीमीटर में 30,000 वोल्ट सहने की क्षमता होती है। उसी तरीके से एयर का कभी अगर पूछ दे एयर का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो ये होता है 30 किलोवाट पर सेंटीमीटर, इसका भी होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 30,000 वोल्ट सहने की क्षमता होती है। तो हम यहां पर बोला है टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब कि गैस और वाटर वाष्प मतलब जल वाष्प को सोखने से बचाने के लिए हम लोग इसको सतह को हम लोग जनरली ग्लेज करते हैं, चिकना रखते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉस। ठीक है, ओवर एक्साइटेड जो है सिंक्रोनस मोटर जो है किस प्रकार का करंट ड्रॉ करता है या आपके पास देता है, तो ध्यान पे रखना ये लीडिंग करंट देता है, ये आपके पास क्या होगा, लीडिंग करंट। और ओवर एक्साइटेड ध्यान रखना, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ही आपके पास कहलाता है दोस्तों सिंक्रोनस कंडेंसर। क्या काम कहलाएगा, सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाता है। और सिंक्रोनस कंडेंसर मतलब ये क्या हो गया, कैपेसिटर की तरह व्यवहार करेगा। और जनरली हम लोग कहां उपयोग करते हैं इसको, 3 फेज जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके अंत, उसके लास्ट में जो है पावर फैक्टर के मान को बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर के मान को बढ़ाने के लिए सिंक्रोनस कंडेंसर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और कौन से मोड में काम करेगा, ओवर एक्साइटेड। यहीं पर अगर अंडर आ जाता तो यहां पर आंसर लैगिंग होता, और यहीं पर नॉर्मल आता तो उस केस में नो इफेक्ट ऑफ करंट आता। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।